ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट को देखा था, उसके सेलिएंट फीचर्स को देखा था और उसके एडवांटेजेस को देखा था। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है। तो अब जो कुछ कमियां और खामियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हैं, उनकी कुछ बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो कमियां और खामियां हैं, उनमें वो आपके सामने यहाँ पर फिलहाल मैंने मतलब स्क्रीन शो हो रही होगी। तो डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहला जो डिफेक्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का है वो आपको नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देयर वाज नो फंडामेंटल बेसिस फॉर द पीरियोडिक टेबल। अच्छा देखो, ये पॉइंट हम बड़ा अजीब है। अच्छा अजीब क्यों है? क्योंकि 1870 में जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया है, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम में किन बुनियादों पर होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसके बारे में कोई ऐसा मालूमात नहीं थी। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि यार पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं। भाई ये नॉलेज अगर हमारे पास है तो ये नॉलेज कब आई? ये नॉलेज तो हमारे पास 1900s में आई है, यानी कि 20th सेंचुरी में आई है। और जिस वक्त मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड थे, बट ये नॉलेज नहीं थी हमारे पास कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट हमें नहीं पता था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अक्सर आप नोट्स में और मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कोई भी जो हिसाब किताब था, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें पता नहीं चल रहा था। तो भाई पता कैसे चलेगा? उस वक्त इस बारे में कोई बासपुर्स थी ही नहीं। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में है, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, ये जो डिफेक्ट है ना हाइड्रोजन की पोजीशन का, ये डिफेक्ट सिर्फ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है ही हाइड्रोजन का चैप्टर। तो वहां पर आपको ये चीज हम जरा तफसील से समझाएंगे कि अभी तक क्यों मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अभी तक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जगह क्यों और कैसे नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाते हैं। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स में अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है और मेंडलीव ने इसको ग्रुप 1 में प्लेस किया हुआ है। और मेंडलीव ने कहा था कि जो एलिमेंट्स मैं एक ग्रुप में रख रहा हूं, वो तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होगी। तो हाइड्रोजन कतन अल्कली मेटल से मिलता जुलता नहीं है, कतन। ठीक है, तो ये चीज एक थी। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पर। तीसरा पॉइंट हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का है। अच्छा देखो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, वो बनाया गया एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर। सही है, और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाया गया एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? कुछ नॉलेज है आप लोगों को इस हवाले से? 3 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, मासेस बता सकते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के? हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, 1 2 3, बिल्कुल सही आपने बताया। भाई सर, प्रोटियम जो होता है उसका मास होता है 1, ड्यूट्रियम जो होता है सर उसका मास होता है 2, ट्रीटियम जो होता है सर उसका मास होता है 3। ठीक है ना? तो सर ये मासेस होते हैं। अच्छा, अब ये जो मासेस हैं, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना चाहूंगा, तो मुझे उसूली तौर पर, क्योंकि मैं एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रख रहा हूं, तो उसूली तौर पर मुझे हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को रखने की जरूरत है, यानी 1 वाले को भी, 2 वाले को भी और 3 वाले को भी।
असेंडिंग ऑर्डर तो यही कहता है ना कि मासेस को इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रखो। असेंडिंग ऑर्डर ये तो नहीं कहता ना कि अपनी मर्जी का रखो और बाकी को हटा दो। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। लेकिन अब जरा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर दोबारा आओ तो जरा देखो, इसने हाइड्रोजन 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जब ये कह रहा है कि मैं पीरियोडिक टेबल मास की बुनियाद पर बना रहा हूं, तो इसको आइसोटोप्स को जगह तो देनी चाहिए, लेकिन इसने किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को जगह नहीं दी। सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं है, जो भी एलिमेंट्स हैं किसी के भी आइसोटोप को इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। अगर आप मास की बुनियाद पे बात कर रहे हो तो आपको सारे आइसोटोप्स रखने चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। अच्छा, ये भी ना इंसानों की और हमारी बिला वजह की खुराफात है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जो डिफेक्ट अभी मैंने नंबर 1 बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये भी तो जबरदस्ती की खुराफात थी ना। मेंडलीव के टाइम पर ऐसी तो कोई बात हुई भी नहीं थी, तो बेचारा कहां से बात करता। इसी तरीके से ये जो आइसोटोप्स है ना बेटा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये भी बिला वजह की खुराफात ही है। पता है क्यों? क्योंकि मेंडलीव के टाइम पर, यानी कि मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, उस वक्त तक कोई आइसोटोप भी पता ही नहीं था। मतलब जो भी एलिमेंट्स हमें पता थे, लाइक हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन का मास 1 मानते थे, हमें सिर्फ प्रोटियम का पता था, हमें ना ड्यूट्रियम का पता था, हमें ना ट्रीटियम का पता था। किसी एलिमेंट का मास हमें पता ही नहीं था, आइसोटोप हमें पता ही नहीं था। भाई जब हमें किसी एलिमेंट का आइसोटोप पता नहीं है, तो हम बेचारे पर क्यों उंगलियां उठा रहे हैं कि उसने आइसोटोप को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं। भाई आइसोटोप आप डिस्कवर करके रखते। बेटा आवाज आ रही है आपकी, माइक म्यूट करें। अगर आप आइसोटोप को डिस्कवर करके रखते, आपको पता होता आइसोटोप के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह बनती, तो हम समझते कि हाँ भाई ठीक है, चलो इनको पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए। लेकिन ये बेचारा गरीब क्या करे जब आइसोटोप के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये डिफेक्ट तो है पीरियोडिक टेबल का। मतलब अगर समझने के एतबार से बात करें तो वाकई ये एक जेन्युइन डिफेक्ट है। लेकिन बात सिर्फ वही आती है फिर से कि जेन्युइन डिफेक्ट जरूर है, बट जेन्युइन डिफेक्ट होने के बावजूद। बेटा माइक बंद कीजिए, क्या मसला है? जिस वक्त कुछ बोलना है उस वक्त माइक खोलें। जेन्युइन डिफेक्ट ये है जरूर, लेकिन उस वक्त तक चूंकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं थी, तो मैं इस बेचारे की गलती इसमें मानता भी नहीं। आगे चलते हैं। अल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो काम किया था ना, इसको तो मैं भी गलत बोलता हूं। और मतलब वो कहते हैं ना कि दायरा इस्लाम से खारिज हो जाने वाला काम किया था इसने। दायरा इस्लाम से खारिज हो जाने वाला काम। क्या काम था बताता हूं। देखो, इसने अपने पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप 1 है। अब जरा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को जरा देखना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और नीचे आ जाओ। अच्छा, फ्रेंचियम तो उस वक्त डिस्कवर्ड ही नहीं था, ठीक है चलो रुबीडियम तक, सीजियम तक मामला आ गया। अच्छा, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है, अगर आप ध्यान दें तो ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, और इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट वाले आपको 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, कॉपर, सिल्वर और नीचे आ जाओ तो ये रहा गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट्स, यहां आ जाओ, ये तीनों एलिमेंट्स ग्रुप 11 यानी कि ग्रुप 1B का हिस्सा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कहां है? ग्रुप 1A। और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कौन से ग्रुप का हिस्सा है? ग्रुप 1B। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर अल्कली मेटल्स और इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती, तो या तो ये तीनों मेटल्स भी यहां लिखे जाते इस रो में, या फिर ये सारे मेटल्स इसके साथ लिखे जाते हैं। जब इन दोनों को अलग अलग रखा गया है तो इसका यह मतलब होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क होगा। और मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में गलती क्या करी थी? मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में गलती ये करी थी कि इसने अल्कली मेटल्स के साथ
कॉइनेज मेटल्स, इनको कहते हैं कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि माजी में इन मेटल्स के मदद से सिक्के बनाए जाते थे। आपको पता है पुराने जमाने में सोने के सिक्के होते थे, फिर चांदी के सिक्के आने लग गए, फिर तांबे के, कॉपर के सिक्के आते थे। हमारे पाकिस्तान में भी कॉपर के सिक्के आते थे पहले। जो पुराने 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के जो होते थे वो कॉपर के ही होते थे, ठीक है। तो इन कॉइनेज मेटल्स को इसने अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया, जो कि सरासर गलत था। अच्छा, इसने ये हरकत सिर्फ यहां नहीं की थी, बल्कि इसने ये हरकत पीरियोडिक टेबल में और भी एक आध जगह पर की हुई है, जहां पर इसने अलग अलग प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक साथ घुसेड़ा था। जैसे मैं दिखा देता हूं, ये देखो ग्रुप 7 में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो चलो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन मैंगनीज इनकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसने मैंगनीज को इनके साथ गलत रखा। सही है। तो ये वाला डिफेक्ट समझ में आया सबके, अल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स वाला, एलिमेंट्स वाला? कोई सवाल या कंफ्यूजन इस पॉइंट में? yes. ठीक है। आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एज सच कोई आइडिया नहीं दे रहा। तो सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देता है क्या? हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देता है। बताता हूं कैसे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पीरियड का जो नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि हाउ मेनी शेल्स इन देयर इन दैट एटम्स आर। उस पीरियड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। पीरियड का नंबर हमें क्या बताता है कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट, उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके अंदर शेल्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर है पीरियड नंबर 5, तो पीरियड नंबर 5 के अंदर यानी कि यूं इस हॉरिजॉन्टल मैनर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या ये सारे, इन सब के अंदर कितने शेल्स होंगे? तो इन सब के अंदर आप, अगर मैं पूछूं कितने शेल्स होंगे, तो आप कहेंगे सर इन सब में 5 शेल्स होंगे, क्योंकि ये पीरियड नंबर 5 में बिलोंग कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो इसके अंदर इसने पीरियड तो बताए थे, यानी कि जो 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी, इसको इसने नाम दिया था पीरियड्स का। लेकिन इन पीरियड से एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा, ठीक है। इन पीरियड्स की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा। जैसे कि आपको मिसाल दे देता हूं, सीजियम है। सीजियम के लिए पीरियड नंबर क्या दिखा रहे हैं? 8 नंबर पीरियड दिखा रहे हैं। और अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 पीरियड आए नहीं है। 7वां पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो 8वें का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सीजियम के लिए जो पीरियोडिक टेबल मतलब ये जो पीरियड दिखा रहे हैं गलत दिखा रहे हैं। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल की मदद से आप एटम के स्ट्रक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकते। अलबत्ता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आप ये काम जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा इसने एक क्या गलत काम किया था, ऐसे एलिमेंट जो केमिकली सिमिलर हैं, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज में काफी हद तक सिमिलैरिटी पाई जाती है, उनको उठाकर इसने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कि देखो, ये लेड है और ये बेरियम है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में काफी मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इन दोनों को उठाकर इसने अलग अलग ग्रुप में रखा है। लेड को रखा है ग्रुप 4 में और बेरियम को रखा है ग्रुप 2 में, ठीक है। यानी कि केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को उठाकर इसने अलग अलग रख दिया और कुछ केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स को उठाकर इसने एक जगह रख दिया। यानी कि जिनको अलग होना चाहिए था उनको एक साथ रख दिया और जिनको साथ होना चाहिए था उनको अलग रख दिया। ऐसे भंड भी मारे इन साहब ने। उसके अलावा एक और कारस्तानी इनकी जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है कि कहा जाता है कि भाई मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस किया गया है। लेकिन कुछ जगहों पर मेंडलीफ ने अपनी इस बात से खुद भी इनकार किया और उसने ऐसे एलिमेंट जिनका वजन कम था उनको बाद में प्लेस किया और जिनका वजन ज्यादा था उनको पहले प्लेस किया। मैं इसकी भी मिसाल देता हूं। देखो इधर, ये पीरियोडिक टेबल में यहां देखो, ये निकेल है, ठीक है। निकेल का मास क्या आ रहा है? 58.6। और ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मास क्या आ रहा है? 58.9।
अच्छा, कोबाल्ट इज हैवियर देन निकल, ऐसा ही है ना? कोबाल्ट जो है वो निकल के मुकाबले में भारी है। तो उसूलन पीरियोडिक टेबल में पहले निकल आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट आना चाहिए था। अब देखो इन साहब ने क्या फनकारी की। इन साहब ने कोबाल्ट को पहले रखा है और कोबाल्ट के बाद निकल को रखा है। तो इसने ये काम गलत किया, जबकि जेन्युइनली पहले निकल को आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट को आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? सर फिर से समझाइएगा। देखो उसूल क्या कह रहा है, उसूल ये कह रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, इसमें देखो निकल का मास है 58.6, कोबाल्ट का मास है 58.9। तो भारी कौन है? कोबाल्ट भारी है और निकल हल्का यस है। सर। ठीक है। अब जो इसने स्टेटमेंट दी थी, इसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग पैटर्न में एलिमेंट्स को अरेंज करो। तो उसूलन जिसका वजन कम होगा वो पहले आएगा और जिसका वजन ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। यही कह रहा है उसूल। उसूल यही कह रहा है बेटे। यस सर। अब इन साहब ने क्या कारस्तानी की, जरा देखो। इन साहब ने कोबाल्ट को पहले रख दिया जिसका वजन ज्यादा था, और निकल को बाद में रख दिया जिसका वजन कम था। और सिर्फ इससे ये एक जगह नहीं किया, एक और जगह भी दिखाता हूं। ये देखो, ये दो एलिमेंट्स हैं, आयोडीन और टेलुरियम। आयोडीन का मास क्या है? 126.9 और टेलुरियम का मास क्या है? 127.6। भारी कौन है इन दोनों में से? टेलुरियम भारी है और आयोडीन हल्का है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव कॉन्सेप्ट पहले आयोडीन पहले आता। आयोडीन आना चाहिए और टेलुरियम बाद में आना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या फनकारी की। ये देखो, इन्होंने टेलुरियम पहले लिखा है, आयोडीन बाद में लिखा है। कर दी गलती। यस सर। अब जब इसके बारे में इनसे सवाल हुआ कि भाई ये भंड आपने क्यों मारे, तो इन्होंने कहा कि कुछ केसेस एक्सेप्शनल हैं। मतलब कुछ केसेस मेरे थ्योरी के अंदर एक्सेप्शनल हैं, उनको मैं इस बात से परे नजर रख रहा हूं, बस मैंने जैसे अरेंज कर दिया ऐसा मान लो। उसका जवाब मेंडलीव साहब ने ये दिया था। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि इन तमाम डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये पा रहे हैं कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी जज नहीं की जा सकती। फिर हुआ क्या, 1913 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले। तो हेनरी मोज़ले साहब ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। अब कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि सर एटॉमिक नंबर को कैसे डिस्कवर कर लिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर को सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन तो सर एलिमेंट्स में शुरू से ही मौजूद थे। तो इसने क्या डिस्कवर किया? इसने ये डिस्कवर किया कि जो एटम में मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स एलिमेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि उन प्रोटॉन की तादाद एलिमेंट की अक्सर व बेशतर कैरेक्टरिस्टिक्स पर असरअंदाज होती हैं वो। ठीक है। जब ये बात सामने आई तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि यार अगर मिसाल के तौर पर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर असरअंदाज होता है, वेव पैटर्न, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह पर, तो क्या पता एटॉमिक नंबर पीरियोडिसिटी पे भी असरअंदाज होता हो। तो क्यों ना जरा एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर जरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर, पीरियोडिसिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। फिर हुआ वही कि लोगों ने यानी कि साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया पीरियोडिसिटी पर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एंड इन 1919 फाइनली दे गेट सक्सेस। वो कामयाब हो गए और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया। और वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उस दौर से लेकर आज तक मुख्तलिफ तरह की जिसे कहते हैं कि अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बाद आज तक चलता हुआ आ रहा है। बात समझ में आ गई बेटा मेरी?
यस सर। अच्छा, आखिर में अब जरा ये देख लो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये रहा भाई, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट तकरीबन एक जैसी है। फर्क क्या है, मेंडलीफ के आखिर में आता है एटॉमिक मास और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आखिर में आता है एटॉमिक नंबर, बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल का एक और नाम है, इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल तो मैंने आपको बहुत तफसीलन पढ़ा दिया है, बस यहां तक पढ़ाना है, पीरियड्स, ग्रुप सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। बल्कि ये भी सारी चीजें आपको पता ही है, तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हुए बताया था, तो मैं सरसरी तौर पर एक बार सारी चीजें जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं पीरियोडिक टेबल दिखा दूं भाई। ये रहा पीरियोडिक टेबल आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये वाला हिस्सा कहलाता है एस ब्लॉक। ये वाला जो हिस्सा है 13 से लेकर 18 तक का, ये कहलाता है पी ब्लॉक। ये बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये कहलाता है डी ब्लॉक। ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म होती है। पी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म होती है। डी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म होती है। एफ ब्लॉक में सारे वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पे खत्म होती है। पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। फैमिली ए में 8 ग्रुप है, फैमिली बी में 8 ग्रुप है। फैमिली ए के जो 8 ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो है वो उसका हिस्सा है फैमिली ए का। और डी और एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फैमिली बी का हिस्सा है। फैमिली ए में टोटल 8 ग्रुप हैं, फैमिली बी में भी टोटल 8 ग्रुप है। ठीक है, एफ ब्लॉक के जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 रोज, इसमें से इसको कहते हैं लेंथेनाइड और नीचे वाली रो को कहते हैं एक्टिनाइड। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 3 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 5 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 7 को हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 8 को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। अच्छा, फैमिली बी के जो भी ग्रुप्स हैं उनके कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। जैसे ग्रुप ए के अंदर मैंने हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम बताया ना आपको, वैसे फैमिली बी में हर ग्रुप का स्पेसिफिक नेम नहीं है, बल्कि सिर्फ वाहिद इस ग्रुप की, जो ग्रुप 11 आप देख रहे हैं ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड वाला, ये वाला ग्रुप कहलाता है कॉइनेज मेटल्स। इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि एक जमाने भर से इन मेटल्स का इस्तेमाल सिक्के बनाने में किया जाता रहा है। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछे कि इस पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस ग्रुप में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रुप 3B में। ग्रुप 3B में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्यों सबसे ज्यादा एलिमेंट्स ग्रुप 3B में पाए जाते हैं? इट इज बिकॉज कि इसी ग्रुप 3B में देखो तो दो एलिमेंट जो हैं वो उसके हैं डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और यहाँ ही पर ही इसी जगह पर एफ ब्लॉक भी होता है, यानी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यहाँ पर हम डब्बा बनाकर इनको नीचे लिख देते हैं, पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इनको हम कंसीडर यही करते हैं। तो 14 एलिमेंट ये वाले और 14 एलिमेंट ये वाले, तो ये अच्छी खासी काउंटिंग हो जाती है। 28 ये हो जाते हैं, 2 ये हो जाते हैं, तकरीबन 30 एलिमेंट पाए जाते हैं ग्रुप 3B में। तो ग्रुप 3B इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पर ग्रुप 3B जो होता है वो आपका सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ये इसके सेलिएंट फीचर्स से जस्ट, और एक बात और थी जो मैंने स्किप कर दी थी, डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कुछ खामियां तो इसमें भी है ना। तो क्या खामियां इसमें? पहली खामी कि इसमें अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन अनडिसाइडेड है। दूसरी खामी क्या है कि इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की कोई जगह नहीं है। क्यों? देख लो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ना, वो आज भी पीरियोडिक टेबल में दर बदर ही फिर रहे हैं, आज भी। सही है, वापिस आ जाओ। अच्छा, हीलियम जो है
उसको रख तो दिया है पी ब्लॉक में, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो खत्म होती है ना, वो खत्म होती है 1s2 पे। पीरियोडिक टेबल में अगर गौर करो, ये रहा पीरियोडिक टेबल, ये रहा हीलियम, कहाँ रखा हुआ है? इसको पी ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो क्या करोगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। 1s2 का क्या मतलब हुआ कि इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खत्म हो गई। अच्छा, इस एलिमेंट हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है? इस एलिमेंट हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है 2 पर। ठीक है, 1 मिनट बेटा वेट कीजिएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, हीलियम की जगह के हवाले से बात हो रही थी कि हीलियम का जो पोजीशन है हीलियम की, वो अभी तक स्टिल अनडिसाइडेड है। यानी कि हीलियम का एक हाइड्रोजन की पोजीशन के हवाले से बड़ा तजाद है, उसको भी अभी तक यही कहते हैं कि यार ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है, यानी हाइड्रोजन को अभी भी अलग रखा जाता है। और दूसरा, हीलियम की पोजीशन पे बड़ा फड्डा है। क्यों फड्डा है भाई? फड्डा इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है एस पर और रखा हुआ ये पी ब्लॉक में, तो ये भी फसाद की वजह है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? सर ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब ये तो इसके डिफेक्ट्स हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, लेकिन स्टिल वी आर कंसीडरिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिसिटी की वजह क्या है, ये तो सारी बात हो चुकी है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, हाँ, ये कभी अगर साइंटिफिक रीजन आ जाए ना कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो वो ये देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के तादाद की वजह से होती है। ठीक है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है उसकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर या डिसिमिलर होती है। अब देखो, अगर 10 एलिमेंट है और 10 में से 5 के एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5 के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ना वो सेम है। गौर करो तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। आज बड़े सुन सुन लग रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे थक गए हो, नींद में हो, ऐसा ही है?